चैप्टर नंबर 11 की समरी बहुत ब्रीफ सी समरी है क्योंकि चैप्टर ही काफ़ी मुख्तसर था। इसमें सबसे पहले पेज पे समझाया हुआ था कि जो पी वेव और क्यू आर एस वेव्स हैं ये बेसिकली डीपोलराइजेशन वेव होती हैं, जो कि पी वेव एट्रिया की डीपोलराइजेशन और क्यू आर एस वेव वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन करवा रही होती है, और टी वेव को हम कहते हैं ये रीपोलराइजेशन वेव है क्योंकि ये वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन करवा रही होती है। फिर हमने पढ़ा था कि इन डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिव फ्रॉम द आउटसाइड इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव, यानी पोलराइज स्टेट में पॉजिटिव होती है लेकिन डीपोलराइज स्टेट में बाहर से नेगेटिव हो जाती है। और उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने आपको शो किया हुआ था। अब जाहिर बात है एक्सप्लेनेशन सारी दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन याद करवाने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट था जो उसके बाद डिस्कस किया हुआ था। आगे चलते हैं हम। फिर उन्होंने कहा था कि जो क्यू आर एस है वो एक्शन पोटेंशियल के स्टार्टिंग में नोटिस होती है और जो टी वेव है वो मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल के एंड पर आती है। तो ये एक डिफरेंस था क्यू आर एस और टी वेव के बारे में। और जिस वक्त हार्ट फुली डीपोलराइज्ड या फुली रीपोलराइज्ड होता है उस वक्त ईसीजी कुछ नोट नहीं कर रही होती। ईसीजी हमेशा पार्शियली डीपोलराइज या पार्शियली पोलराइज के ऊपर आ रही होती है। हमारे पास क्यू आर एस और टी दोनों की बात हो रही है। ये चीज़ डिस्कस हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एट्रिया की रीपोलराइजेशन की वेव है उसको हमने नाम दिया हुआ है एट्रियल टी वेव, लेकिन ईसीजी पे आमतौर पे नज़र नहीं आती। क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि क्यू आर एस इसके इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट कर जाता है, इसको नज़र नहीं आने देता। ये जो एट्रिया की रीपोलराइजेशन की वेव है ये कितनी देर बाद आती है पी वेव के? तकरीबन 0.15 टू 0.2 सेकंड के बाद आती है पी वेव के। और क्यू आर एस वेव के स्टार्ट होने के 0.2 सेकंड बाद टी वेव स्टार्ट होती है, और क्यू आर एस वेव के स्टार्ट होने के 0.35 सेकंड बाद टी वेव एंड होती है, यानी टी वेव तकरीबन 0.15 सेकंड के लिए चलती है। तो हम कहते हैं टी वेव इज अ प्रोलॉन्ग्ड वेव, लेकिन टी वेव में लो वोल्टेज होती है, ये अलग बात है। फिर ईसीजी की कैलिब्रेशंस के बारे में आया था कि वर्टिकली 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 मिली वोल्ट और हॉरिजॉन्टली 25 मिली मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और एक डार्क लाइन जो थी दैट वॉज इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड, और जो स्मॉल लाइंस थी यानी एक डार्क लाइन इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड और एक डार्क लाइन को फर्दर 5 लाइन में डिवाइड किया हुआ था, तो वो जो स्मॉल लाइंस थी वो दैट वाज इक्वल्स टू 0.04 सेकेंड। हमने कहा था अच्छा फिर जब हम लिम्स से इलेक्ट्रोड्स हमने लिम्स पे कनेक्ट किए हुए होते हैं तो क्यू आर एस की वोल्टेज 1 से 1.5 मिली वोल्ट आ रही होती है, पी वेव की वोल्टेज 0.1 से 0.3 मिली वोल्ट आ रही होती है, टी वेव की वोल्टेज 0.2 से 0.3 मिली वोल्ट आ रही होती है। फिर इंटरवल्स का जिक्र था, पी वेव के स्टार्ट से लेकर क्यू आर एस वेव के स्टार्ट तक हमारे पास पी क्यू इंटरवल होता है जिसका टाइम 0.16 सेकंड होता है। इसी तरह क्यू आर एस के स्टार्ट से लेकर टी वेव के एंड तक थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यू आर एस के स्टार्ट से लेकर टी वेव के एंड तक हमारे पास क्यू टी इंटरवल होता है जिसका टाइम पीरियड 0.35 सेकेंड होता है। अच्छा, पी क्यू इंटरवल को हम पी आर इंटरवल भी कहते हैं। ईसीजी फिर लिखा हुआ था, एक पॉइंट था कि ईसीजी से हम लोग हार्ट रेट भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें एक हार्ट बीट का टाइम पता चल जाएगा तो फिर हम हार्ट बीट्स पर मिनट मेजर कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 72 बीट्स पर मिनट होती है। फिर इलेक्ट्रिकल करंट्स फ्लो फ्रॉम डीपोलराइज्ड एरिया टू द पोलराइज्ड एरिया, ये इलेक्ट्रिकल करंट्स को हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद ओवरऑल करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, बेसिकली ये हार्ट की बेस से हार्ट की एपेक्स की तरफ फ्लो करता है। उसके बाद 3 तरह की लिम्ब लीड्स का जिक्र है। पहली बाइपोलर लिम्ब लीड है। अच्छा, लीड क्या होती है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स इन अ सर्किट। फिर बाइपोलर लिम्ब लीड की जो लीड 1 थी उसका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट आर्म पे, नेगेटिव टर्मिनल राइट आर्म पे। लीड 2 का नेगेटिव टर्मिनल राइट आर्म पे, पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट फुट पे। और लीड 3 का नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट आर्म पे, और पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट फुट पे। तो किस तरह से बता कि दोनों लीड 1 और लीड 2 के नेगेटिव टर्मिनल्स राइट आर्म पे थे, तो याद रखें राइट आर्म पे हमेशा नेगेटिव टर्मिनल लगेगा और लेफ्ट फुट पे हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा। इन तीनों लीड्स को अगर हम मिलाते हैं तो एक ट्राइंगल सा बनता है, उसको एंथोवेंस ट्राइंगल कह देते हैं। एंथोवेंस लॉ भी आगे डिस्कस करेंगे। एंथोवेंस लॉ कहता है कि लीड 1 का पोटेंशियल प्लस लीड 3 का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू लीड 2 का पोटेंशियल। उसके बाद ईसीजी ऑफ एनी लीड कैन बी यूज्ड फॉर कार्डियक इरिथमियाज, कि किसी भी लीड का हम ईसीजी देख सकते हैं कार्डियक इरिथमिया को नोटिस करने के लिए। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टिश्यू, किसी पर्टिकुलर साइड की हमने पैथोलॉजी को डिस्कस करना है तो फिर हम पर्टिकुलर लीड को ही लेंगे, उसी की ईसीजी को हम देखेंगे। फिर हमने कहा कि चेस्ट लीड्स हमारे पास V1 से V6 तक होती हैं। चेस्ट लीड्स का नेगेटिव टर्मिनल तीनों लिम्ब से कनेक्टेड होता है, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल मुख्तलिफ 6 लोकेशंस पे कनेक्टेड होता है। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं यूनिपोलर लिम्ब लीड में। यूनिपोलर लिम्ब लीड तीनों, इसमें हर लीड तीनों लिम्ब से कनेक्टेड होती है और टोटल 3 लीड्स होती हैं। हर लीड के
जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दो लिम्स के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल तीसरे लिम्स से अटैच्ड होता है। जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल राइट आर्म से अटैच्ड होता है उसको हम AVR कहते हैं। जैसे पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट आर्म से अटैच होता है उसको हम AVL कहते हैं। जैसे पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट फुट से अटैच होता है उसको हम AVF कहते हैं। ये 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड्स थी। उसके बाद हमने कहा कार्डियोग्राफी जो है वो एम्बुलेटरी कार्डियोग्राफी क्या होती है कि जब एक बंदा मूव कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसके दौरान भी हम ECG नोटिस कर रहे होते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं, कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डर्स और इंटरमीडिएट रिकॉर्डर्स। कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डर्स कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड करते रहते हैं ECG, लेकिन इंटरमीडिएट रिकॉर्डर्स गैप्स पे रिकॉर्ड करते हैं। इंटरमीडिएट रिकॉर्डर्स को हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। किस तरह की प्रोग्रामिंग के मिसाल के तौर पर सिर्फ जब कार्डियक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई हो उस वक्त ECG को नोटिस करे, या सिर्फ जब कार्डियक एक्टिविटी बहुत कम हुई हो उस वक्त ECG को नोटिस करे, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट रिकॉर्डर्स होते हैं।